12th की शुरुआत में चेरी अपनी टीचर को पेपर देकर क्लास से बाहर आई तो यूचॉन ने उसको मुबारकबाद दी और बोला, अच्छी बात है क्योंकि तुम हमेशा क्लास में सबसे आखिर में आती हो, लेकिन आज तुमने वक्त से पहले पेपर दिया। इसका मतलब है तुम पढ़ाई में पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हो। अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मेरी जगह ना ले लो और मैं तुमसे पीछे ना रह जाऊँ। चेरी ने कहा, तुम लोगों की इतनी बड़ी आंखें हैं, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं अपना पेपर पहले ही दे दिया था, बल्कि मैं तो टीचर से कुछ सवाल पूछने लग गई थी। यूचॉन ने पूछा, क्या तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो गई है? चेरी ने खुश होते हुए कहा कि मुझे ज़ियाओजी ने समझाया था सब। उसने बताया कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जो सवाल पूछा गया हो उसको कैसे समझना चाहिए। जब मैंने ज़ियाओजी के समझाए हुए तरीके से काम किया तो मुझे बहुत आसानी हुई और मैंने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ऐसे अब मुझे फ़िज़िक्स आसान लगती है। तो एक दोस्त कहने लग गया कि चेरी, अब तुम पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई हो और देखो तुम्हारा लेवल अप हो गया है। हमें डर लग रहा है अब कि कहीं हम तुमसे पीछे ना रह जाएं। चेरी दोस्तों की बातें सुनकर हंसती रही। फिर यूचा ने पूछा, कहीं तुम ज़ियाओजी की तरह ओलंपिक्स में तो नहीं जा रही? तो दूसरा दोस्त कहने लग गया कि ये अभी 17 की है, सीनियर होने के नाते ये काफ़ी बूढ़ी है इन सब के लिए। चेरी ने आगे बढ़कर मजाक में दोस्त को मारा कि तुम मुझे बूढ़ी क्यों कह रहे हो। चेरी बहुत अच्छे मिजाज में थी और खुश दिख रही थी। उसने जाते हुए अपने दोस्तों से कहा, आज का दिन कुनशान के लोगों के लिए बहुत खास दिन है। फिर चेरी कहने लग गई, मैं सोच रही हूँ चिन्नी और दूशांग ने फायरवर्क्स ले लिए होंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ चिन्नी दूशांग के साथ मिलकर सामान सेट कर रही। दूशांग की मम्मा दुकान में सामान सेट कर रही थी तो मिस्टर चिन उनसे कहने लगे कि देखो, मैं नहीं चाहता ऐसे तुम लोग सबकी नज़रों में आओ, लेकिन दूशांग की मम्मा बस मिस्टर चिन की मदद करती रही। इतने में दूशांग वहाँ आया और अपनी मम्मा को बताने लग गया कि आज मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मैं अपने दोस्तों साथ बीच पर जाने का प्लान कर रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाने का कुछ बना दूंगी। फिर चिन्नी ने उनके खाने की तारीफ़ की और अपनी फेवरेट चीज़ बनाने का कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ये सब बना दूंगी। ये सब आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ दूशांग के बाबा आए और सामान खरीदने लग गए। फिर दूशांग को बचपन में इनका लड़ना याद आया। ज़ियाओजी तैयार होकर शीशे के आगे खड़ा था। उसने अपनी चोट देखी। इतने में उसका फ़ोन बजा और वह कॉल पिक करके बेड पर बैठ गया। बात करते उसको पता लगा कि आज का प्लान कैंसिल हो चुका है। चेरी अपने सभी दोस्तों साथ एक जगह गई। सब छुप कर जासूसी कर रहे थे। वहाँ ये किसी के घर के बाहर पहुंचे। यूचा ने दरवाजे साथ कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनना चाही। इतने में घर के अंदर से गिलास टूटने की आवाज़ आई तो सब दोस्तों ने दूशांग के नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। सब दोस्तों ने मिलकर शोर मचाया और दूशांग को दरवाज़ा खोलने का कहा। फिर दूशांग के बाप ने आकर दरवाज़ा खोला तो सब दोस्त उनको देखकर हैरान रह गए। फिर अंकल ने बाहर आकर पूछा, आप सब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है, कोई मसला हुआ है क्या? चेरी ने जवाब दिया, हम सब दूशांग से मिलने आए हैं। तो दूशांग ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, मैं आ रहा हूँ। दूशांग बाहर आया तो दोस्तों ने परेशान होकर पूछा, तुम ठीक हो? दूशांग ने हंसते हुए कहा, सब ठीक है, मैं बस अपने बाबा साथ कुकिंग कर रहा था, आप लोग परेशान नहीं हो? दूशांग के बाबा बाहर आए और दोस्तों से कहा, बच्चों, तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं खाया होगा, मेरा खाना तैयार हो चुका है, आ जाओ सब मिलकर खाना खाते हैं। चेरी और उसके सब दोस्तों ने कहा, नहीं, हम सब खाना खा चुके हैं, आपका शुक्रिया। इसके बाद सब दोस्त बारी बारी वहाँ से चले गए। नीचे जाकर चेरी ने दोस्तों से कहा कि मुझे लगता है दूशांग के बाबा पहले से चेंज हो गए हैं और अगर ये सब सच है तो मुझे तसल्ली है। अब वो दूशांग को बिला वजह नहीं मारेंगे। इतने में दूशांग वहाँ नीचे दोस्तों पास आया और कहा, परेशान नहीं हो, अब सब बेहतर है पहले से। दूशांग कहने लग गया कि तुम सब फायरवर्क्स लेकर आए हो तो बीच चले जाओ। ज़ियाओजी ने कहा, परेशान नहीं हो, जब तुम फ्री हुए तो सब दोस्त साथ में चलेंगे, तुम बस अपने पेरेंट्स साथ डिनर एंजॉय करो। फिर दूशांग ने कहा, सर्दियाँ हैं, तुम लोग वापस जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों को अभी निकल जाना चाहिए। फिर ज़ियाओजी ने कहा, फायरवर्क के अलावा मैंने और भी बहुत कुछ तैयार किया है। फिर दोस्तों ने दूशांग को बाय कहा और सब रवाना हो गए। इसके बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। रात हुई। चेरी बिस्तर पर लेटी थी। उसका फ़ोन बजा तो उसने आकर अपना फ़ोन देखा। फिर उसने सब दोस्तों को एक एक मैसेज किया। अगले दिन सुबह होते ही सब दोस्त स्कूल जाने के लिए इकट्ठे हुए। ये सब ज़ियाओजी का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं ज़ियाओजी साइकिल चलाता हुआ आया तो दोस्तों ने कहा कि क्या तुम बचपन की तरह साइकिल चलाते हुए हमारे साथ जाना चाहते हो? ज़ियाओजी ने कहा, मैं अपने कंपटीशन में जाने से पहले तुम लोगों के साथ एक दफ़ा ये सब करना चाहता हूँ। फिर दोस्तों ने पूछा, ये तुमने हाथ में क्या पकड़ा है? तो ज़ियाओजी ने कहा कि मुझे किसी ने बताया था कि अगर मैं कुनशान के स्क्वाड में शामिल होना चाहता हूँ तो मुझे तुम लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये सुनकर दोस्त कहने लगे, इसका मतलब तुम हमें गिफ्ट दोगे? ज़ियाओजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सबके लिए एक एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम लोगों को मेरे दिए हुए तोहफे पसंद आएंगे या नहीं। यूचा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे लिए कुछ पसंद करो और वो हमें अच्छा नहीं लगे। फिर ज़ियाओजी ने अपने बैग में से एक स्कार्फ निकाला और सबको देने लग गया। फिर उसने बताया कि ये सब स्कार्फ उसने अपने हाथ से बनाए हैं। चेरी हैरान हुई और पूछने लगी कि ये सब तुम्हें खुद बनाया है? ज़ियाओजी ने कहा, बिल्कुल, मैंने खुद बनाया है सब। तो चेरी ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे करना आता है? ज़ियाओजी ने कहा, ये सब मैथ के फॉर्मूले जैसा है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर ज़ियाओजी ने चेरी को स्कार्फ देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे स्कार्फ में एक अलग पैटर्न रखा है जो दूसरे डिज़ाइन से अलग है। चेरी खुश हुई ये सुनकर। तो इतने में एक दोस्त बोला, ज़ियाओजी, तुम हर जगह मैथ को इन्वॉल्व क्यों करते हो?
चिन्नी बोली, मुझे सोचकर अजीब लग रहा है ज़ियाओजी को ऐसे स्कार्फ बनाते हुए तस्वुर करना। यूचो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस कर दो, मेरे दिमाग में अभी से इमेज बन रहा है। फिर ज़ियाओजी को अपनी की हुई मेहनत याद आई, कैसे उसने इन स्कार्फ को बनाने में मेहनत की। फिर उसने बोला, असल वजह कुछ और है। तो दोस्तों ने पूछा, क्या? ज़ियाओजी बोला, जब मैं तुम लोगों से दूर था और मैं बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकता था, तब मैं घर पर बहुत अकेला महसूस करता था। तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सब सीखा और तुम लोगों को याद करते हुए सबके लिए ये स्कार्फ बनाए। ज़ियाओजी ने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ स्कार्फ बनाया है, लेकिन आगे फ्यूचर में स्वेटर बनाना भी शुरू कर दूंगा। फिर दूशंग और दूसरे दोस्त लड़कियों की तरह स्कार्फ मुंह पर बांधा तो सब दोस्त इनको देखकर हंसना शुरू हो गए। उसके बाद यूचो ने पूछा कि तुमने रेड कलर ही क्यों पसंद किया? तो ज़ियाओजी ने कहा, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है। दोस्तों ने पूछा, तुम्हें तो ब्लैक कलर नहीं पसंद था? ज़ियाओजी ने बताया कि रेड मेरा पसंदीदा रंग है। चेरी हंसी और शर्माते हुए उसने मुंह नीचे कर लिया। ज़ियाओजी मुस्कुराते हुए चेरी को देख रहा था। यूचो ने कहा, मैंने आज तक कभी रेड नहीं पहना। चेरी ने उसे कहा, तुम हमेशा ऐसे ही कंप्लेन क्यों करते हो? रेड इतना अच्छा कलर तो है, देखो सब पर इतना अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये बहुत पसंद आया है, मैं तो इसको अभी पहन रही हूँ। ये सब हमारे लिए ज़ियाओजी ने खास बनाया है। फिर चेरी ने ज़ियाओजी का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। यूचो बोला, तुम लोग पहनो, लेकिन मैं अभी नहीं पहन रहा। ये कहने लग गई, ज़ियाओजी तुम पहले से बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गए हो, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए स्कार्फ काफ़ी पुराने डिज़ाइन के लग रहे हैं। चेरी ने चिन्नी को डांटा और कहा कि तुम हो गई होगी पुरानी, लेकिन ये स्कार्फ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो और चुपचाप पहनो। के बाद सब दोस्त अपनी साइकिल चलाते हुए स्कूल के लिए इकट्ठे गए। दोस्त बहुत खुश थे, ऐसे कौन शान में इनके बचपन के दिन की याद ताज़ा हो गई। स्कूल में सब दोस्त इकट्ठे साइकिल चलाते हुए दाखिल हो रहे थे। वहीं मिस ही ने ज़ियाओजी को देखा तो उसे रोक कर पूछने लग गई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो कंपटीशन है, बाकी सब खिलाड़ी पहुँच चुके होंगे, तुम अभी तक यहाँ हो। ज़ियाओजी ने कहा, मैं कुछ आखिरी क्लासेस लेना चाहता हूँ दोस्तों साथ, और मैं अपने सर से बात कर ली है, मैं वापस जाकर टेस्ट दे दूंगा, आप परेशान नहीं हो। फिर मिस ही ने पूछा, आप सबने रेड स्कार्फ क्यों पहना हुआ है? तो दूशंग ने जवाब दिया कि ये हमने ज़ियाओजी की हौसला अफजाई के लिए पहने हैं। बाकी सब दोस्तों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिलाया। इसके बाद सब दोस्त इकट्ठे होकर स्कूल के अंदर दाखिल हुए। ज़ियामन ने इन सब को एक साथ देखा तो वो जेलस हो गई। ज़ियामन का दोस्त उससे पूछता रहा कि ज़ियाओजी का तो कंपटीशन है आज, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये सब बचपन जैसे एक साथ हैं अब? इतने में ज़ियाओजी और चेरी हाथ धोकर आ रहे थे तो ज़ियाओजी बिल्कुल चेरी के पीछे चलना शुरू हो गया। ज़ियाओजी की ये हरकत देखकर चेरी हंसने लगी। फिर सब दोस्त वहाँ से चले गए तो ज़ियाओजी को गुजरते वक्त ज़ियामन ने देखा और ज़ियाओजी के गुजरते ही ज़ियामन ने दोस्त से कहा कि ज़ियाओजी अब पहले जैसा नहीं रहा। दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? ज़ियामन ने कहा, मैं इस ज़ियाओजी को नहीं पहचानती, क्योंकि जिस ज़ियाओजी को मैं पहचानती थी उसने आज तक चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी, लेकिन ये वाला ज़ियाओजी बहुत बदल चुका है। ज़ियामन को तजस्सुस हुआ कि ज़ियाओजी इतना खुश क्यों है। वहीं दूसरी तरफ यूचो ड्रमस्टिक की तारीफ कर रहा होता है। ज़ियाओजी ने अपनी चेरी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए और दो, तो वो पूछती है कि क्यों तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी तक? तो ज़ियाओजी कहता है कि मैं अपने कैंपस में जाकर वापसी के वक्त ये खाऊंगा। फिर चेरी ने कहा कि मैं अपनी मम्मा से कहूँगी, वो आज रात और बना देंगी। फिर बाकी दोस्त भी फरमाइशें करने लगे तो चेरी कहती है कि इन सब पर बहुत टाइम लगेगा, इतना सब मेरी मम्मा कैसे अकेली करेंगी? अगर वो ऐसे ही रात भर कुकिंग करती रही तो वो बहुत थक जाएंगी। तो ज़ियाओजी कहता है कि वो अकेली इतना सब नहीं बना सकती, तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और लाइन में लगे रहो। ज़ियाओजी की बातें सुनकर चेरी हंसने लग गई तो ज़ियाओजी बोला, सबसे पहले मेरी डिश बनेगी, तुम सब सुन लो। इतने में वहाँ ज़ियाओजी की मम्मा आई और वो बहुत गुस्से में थी। बाकी सब टीचर उनको वहाँ आने से रोक रहे थे, लेकिन ज़ियाओजी और चेरी नज़रें उन पर पड़ी। ज़ियाओजी की मम्मा ने उसे गुस्से से बुलाया। फिर वो टीचर्स को बताने लग गई कि वो यहाँ खुद लीव लेकर आया है, ये सब करने का इसको हक नहीं है। ज़ियाओजी खामोशी से सर झुकाए अपनी मम्मा की बातें सुनता रहा। फिर उसने चेरी की तरफ देखा जो परेशान हो गई थी। ज़ियाओजी ने चेरी को कहा, तुम परेशान नहीं हो, ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ज़ियाओजी अपना बैग लेकर वहाँ से निकला तो बाकी सब दोस्त भी उसके पीछे उठकर खड़े हो गए। ज़ियाओजी ने जाते हुए मुड़कर चेरी की तरफ देखा तो उसने जल्दी से अपना स्कार्फ पहना और ऐसे बाकी सब दोस्तों ने चेरी की देखा देखी ज़ियाओजी का दिया हुआ स्कार्फ पहना। ये सब देखकर ज़ियाओजी मुस्कुराया और उसको थोड़ा हौसला हुआ। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद ज़ियाओजी अपना सर झुकाए ज़मीन पर बैठा था। वो कंपटीशन देने वाली जगह पर मौजूद था। वहाँ एक लड़का उसके पास आया और कहने लग गया कि मैच स्टार्ट होने वाला है, आप तैयार हो जाएं। ज़ियाओजी ने पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? फिर उस लड़के ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं सिर्फ हिस्सा लेने आया हूँ। लड़के की बातें सुनकर ज़ियाओजी ने अपना तारुफ करवाने लगा तो लड़के ने उसे रोक दिया और कहा, तुम यहाँ पहले ही बहुत मशहूर हो, तुम्हें तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उस लड़के ने सामने खड़े अपने बाप की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरे बाबा की ख्वाहिश थी मैं तुम्हारे जैसा बनूं। इतने में उसका बाप वहाँ आया और उसको डांटने लग गया कि तुम दूसरों को तंग करना बंद कर दो। फिर उस अंकल ने ज़ियाओजी से पूछा, तुम ठीक हो? तो उसने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अंकल ने दवाई लेने का पूछा। ज़ियाओजी ने बताया कि मैंने अभी कोई दवाई नहीं ली। तो अंकल ने कहा, अच्छी बात है, दवाई लेने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती थी अभी।
उस लड़के ने बोला, आपसे किसी ने आपकी रेजर तो नहीं मांगी। ज़ियाओजी ने कहा, इस सब का क्या मतलब है? तो लड़के ने बताया कि मैंने सुना है अगर कोई पेपर से पहले किसी टॉपर स्टूडेंट की रेजर मांग ले तो उस स्टूडेंट की अच्छी किस्मत चली जाती है। फिर उस लड़के के बाप ने उसको मारा और रोका कि ये सब फजूल बातें बंद कर दो। कुछ ही देर बाद ज़ियाओजी ने चेरी को कॉल किया और उससे बातें करते हुए किसी स्पेल के बारे में कहने लग गया। चेरी ने उसको बताया कि ये सब झूठी बातें हैं, ये महज मन घड़त बातें हैं, इन पर यकीन नहीं करते। तुम इन सब से दूर रहो, ऐसा नहीं सोचो। ज़ियाओजी की आवाज़ सुनकर चेरी को परेशानी हुई तो उसने पूछा, तुम्हारी आवाज़ से तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम बीमार हो? ज़ियाओजी ने कहा, मुझे बुखार है। ये सुनकर चेरी परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम ऐसे वहाँ अकेले हो, ऊपर से तुम्हें बुखार भी है। ये सब किस्मत में था, इतने खास दिन तुम्हें बुखार होना, वो भी एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले। लेकिन तुम हौसला नहीं हारो, तुम्हारी कैद का आखिरी दिन है। मुझे यकीन है तुम पर इन सब का कोई असर नहीं होगा। फिर ज़ियाओजी ने कोई मजाक किया तो चेरी कहने लगी कि अभी मजाक का वक्त नहीं है। तो ज़ियाओजी ने चेरी को कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। ज़ियाओजी ने यिंगताओ से फर्जी बात करने की नकल उतारते हुए कहा कि मैं आज ये ख़त्म करके रहूँगा। तो चेरी ने पूछा, क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम क्या ख़त्म करना चाहते हो? ज़ियाओजी ने कहा, परेशान नहीं होना, बस तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने रास्ते चल पड़े। ज़ियाओजी ने टेबल पर सर रखकर अपना एग्ज़ाम दिया तो टीचर ने पूछा, तुम ठीक हो बेटा? ज़ियाओजी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस अपने ख्यालात इकट्ठे कर रहा था। फिर टीचर ने कहा, तुम ठीक नहीं लग रहे। ज़ियाओजी ने सीधे होकर पेपर करना शुरू कर दिया ताकि टीचर वहाँ से चली जाए। दूसरी तरफ चेरी अपनी क्लास में बैठी ज़रूर थी, लेकिन उसका दिमाग ज़ियाओजी की तरफ लगा हुआ था। तो टीचर ने उससे पूछा, बताओ मैंने अभी क्या कहा है? चेरी ने खड़े होकर जवाब देना शुरू कर दिया। अगले लम्हे यूचो अपने दोस्तों साथ खेल रहा था। चेरी पानी की बोतल भर कर क्लास में वापस आई तो दूशंग ने उसे रश के अंदर धकेला और कहा कि तुम भी आकर बैट लगाओ। चेरी ने पूछा, बैट किसके लिए लगा रहे हो? तो दोस्तों ने कहा कि ज़ियाओजी के कंपटीशन में स्कोर के लिए। चेरी ने सबकी तरफ देखा और जाते हुए बोली, मैं कोई बैट नहीं लगाऊंगी। दोस्तों ने कहा, क्यों नहीं? यूचो को देखो, उसने सब कुछ बैट पर लगा दिया है। यूचो ज़ियाओजी की इतनी सपोर्ट कर रहा है। तो यूचो फ़ौरन बोला, मैंने उसकी कोई सपोर्ट नहीं की, मैं तो महज मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। फिर वहाँ मॉनिटर आया चेरी पास और उसने सब बच्चों को बोला कि बस कर दो अब और आकर अपनी सीट्स पर बैठ जाओ, जल्द ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रात हुई। ज़ियाओजी बस से उतरते हुए चेरी से फ़ोन पर बात कर रहा था। चेरी ने उसे पूरे दिन का हाल अहवाल बताया। फिर उसने बोला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? चेरी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत की खराबी की वजह से मैंने आज स्कूल में कोई बैट नहीं लगाई। फिर ज़ियाओजी बोला, मेरी तबीयत की वजह से तुमने हिस्सा नहीं लिया। चेरी ने कहा, इन सब में मैं कोई पागल नहीं बनना चाहती थी। चेरी ने बातों में पूछा, तुम किस चीज़ के ख़त्म होने का कह रहे थे? तुम्हारी बातें आज पूरा दिन मेरे जहन में घूमती रहीं। ज़ियाओजी ने उसे तसल्ली करवाई और हौसला दिया कि परेशान नहीं हो। फिर दोनों ने आपस में बातें की तो चेरी का शुक्रिया अदा किया ज़ियाओजी ने कि मुझे तुम्हारे अल्फाज सुनने की बहुत ज़रूरत थी। फिर चेरी ने पूछा, तुम वापस कब आओगे? तो ज़ियाओजी ने कहा, मैं 4 दिन में आ जाऊँगा वापस। ज़ियाओजी लिफ्ट के सामने खड़ा चेरी से बातें कर रहा था तो लिफ्ट के अंदर लड़के जो मौजूद थे उनमें से एक लड़के ने ज़ियाओजी से पूछा कि तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? ज़ियाओजी ने जल्दी में चेरी से कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो क्या तुम मुझे लेने आओगी? चेरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगी। अगले दिन ज़ियाओजी काफ़ी नर्वस बैठा था क्योंकि उसके कंपटीशन का रिजल्ट डे था। विनर का नाम लिया गया तो ज़ियाओजी स्टेज पर गया और उसने अपना मेडल लिया। कुछ ही लम्हों बाद चेरी स्टेशन पर खड़ी बेसब्री से ज़ियाओजी के आने का इंतज़ार कर रही थी। चेरी ने ज़ियाओजी को देखते ही ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ज़ियाओजी चेरी के पास गया। चेरी ने उससे हालचाल पूछा। फिर उसने कहा कि क्या तुमने कुछ खाया है? ज़ियाओजी ने कहा, नहीं। तो दोनों खाना खाने के लिए कहीं गए। ज़ियाओजी और वो लड़का भी मौजूद था। वो लड़का वहाँ अपनी दोस्त के साथ मौजूद था। खाना खाते हुए चेरी और उस लड़के ने बहुत सी बातें की। सब ज़ियाओजी की काबिलियत की तारीफ़ कर रहे थे। इसके बाद ज़ियाओजी ने बिल दिया तो वहाँ टेबल पर ज़ियाओजी का स्टूडेंट कार्ड रह गया था। चेरी ने वो उठाया और ज़ियाओजी से बाहर आकर पूछने लग गई कि क्या तुम आइंदा क्लासेस लेने नहीं जाओगे? ज़ियाओजी ने कहा, मैं जाऊंगा अब स्कूल। और फिर उसने स्टूडेंट कार्ड पास पड़ी डस्टबिन में फेंका और चेरी से कहा, ये सब अब ख़त्म है, आइंदा मुझसे इन सब का मत पूछना। कहकर ज़ियाओजी वहाँ से चला गया। चेरी वहाँ हैरान परेशान खड़ी थी। रात के वक्त ज़ियाओजी घर में अपनी मम्मा के पास बैठा था। उसने अपने बचपन से आज तक जितने भी सर्टिफिकेट लिए थे सब इकट्ठे करके टेबल पर रखे थे। उसने अपनी मम्मा से कहा, आपका दिल चाहा तो इन सब को फाड़ दीजिएगा। मम्मा ने पूछा, इस सब का क्या मतलब है? ज़ियाओजी ने रोते हुए कहा, मुझे पता था आप यही पूछेंगी। मैं 1 क्लास में था जब आपने हांगकांग से वापसी पर मेरे होमवर्क ना करने पर आपने मेरी बुक फाड़ दी थी। मैं खेलने में मगन था। तब से लेकर अब तक आप मेरी ज़िंदगी का हर फैसला करती आई हैं। आपने हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाई और आपने कहा कि मुझे खुद समझ होनी चाहिए कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। ये देख लें, अब मैं मज़ीद ये सब नहीं कर सकता, ना ही मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। ज़ियाओजी की मम्मा तंज़िया हंसी और कहने लगी कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्या? ज़ियाओजी ने कहा, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया कर दिए हैं और अब मैं मज़ीद ये सब नहीं करना चाहता। मम्मा ने कहा, मैंने तुम्हारी परवरिश की है इसलिए तुम मुझे ये सब कहकर दुखी कर रहे हो। अब आज तुम जब कामयाब हो गए हो और अब जाकर तुम ये सब ठुकरा रहे हो, इसी चीज़ का इंतज़ार था तुम्हें।
तुम कह रहे हो मेरी सालों की मेहनत ज़ाया है। ज़ियाओजी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आज के दिन सोचा था कि जब मैं आपके मुंतखब किए हुए रास्ते पर चल सकूँगा तब शायद आपको एहसास होगा कि मेरी पसंद क्या है और मैं अपने बारे में कितना सीरियस हूँ। आपका बड़ा बेटा नहीं हूँ, ना मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। मेरी अपनी पहचान है, अपना नाम है। मम्मा गुस्से में उठकर खड़ी हुई और बोली, अपने भाई का नाम मत लो। वो जानता है ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। जब वो 4 साल का था उसने अपना सपना बताया था कि मुझे वो ये मुकाबला जीतेगा और आज तुमने अपने भाई का सपना पूरा किया। अगर वो ज़िंदा होता तो बहुत खुश होता। ज़ियाओजी रोते हुए मुस्कुराया और खड़ा होकर बोला, मुझे माफ़ कर दें लेकिन मैं आज भी ज़िंदा हूँ और वो कब का मर चुका है। आप मुझे अपने मरे हुए बेटे जैसा नहीं बना सकती। ये सुनते ही मम्मा ने ज़ियाओजी को थप्पड़ मारा। उसी वक्त ज़ियाओजी के बाबा घर में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी बीवी पर गुस्सा किया कि यह जवान औलाद है, इस पर तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुमने क्या सोचकर इस पर ऐसा किया। खामोश होकर सोफे पर बैठ गई तो बाबा ने ज़ियाओजी से पूछा, तुम ठीक हो। उसने कहा, जी मैं ठीक हूँ। रात होते ही चेरी अपने कंप्यूटर पर लगी हुई थी और बाहर उसके पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, ज़ियाओजी और उसकी मम्मा से रिलेटेड। इतने में बाहर गली में कोई शोर सुनाई दिया तो चेरी परेशान होकर जल्दी में ज़ियाओजी के घर की तरफ निकली। वहाँ ज़ियाओजी के बाबा ने उसको समझा रहे थे कि देखो, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, हम किसी ट्रिप पर चलते हैं। ज़ियाओजी खड़ा हुआ और बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आज से मैं इन सब में से कुछ नहीं करूँगा। ज़ियाओजी गुस्सा कर रहा था तो उसकी मम्मा खड़ी हुई और सॉरी करने लगी। फिर वो बोली, मुझे तुम्हारी किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम अपने सपने पर गिव अप मत करो। तुम्हारा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है। ज़ियाओजी गुस्से में बोला, मम्मा आपको अभी तक ये नहीं समझ आई कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। मम्मा ने गुस्से में कहा, तुम उस कुंशान की लड़की को पसंद करते हो, उसी को चाहते हो और क्या, ये सब उसी की वजह से हुआ है ना। ज़ियाओजी रोते हुए हंसने लग गया और बोला, मैं समझ गया, आप हर चीज़ का इल्ज़ाम उस पर लगाती हैं। मम्मा ने कहा, तुम हमेशा मेरी बात मानते आए हो लेकिन जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तब से तुम मुझसे दूर दूर रहना शुरू हो गए हो। ये सब सुनकर ज़ियाओजी बोला, मुझे बहुत बाद में पता चला कि आपका बड़ा बेटा आपसे दूर भागना चाहता था और उसने कंपटीशन की क्लासेस तक स्किप की और आपसे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश की। आप उस पर भी अपनी मर्ज़ी चलाती रही हैं। वो महज 13 ईयर्स का था जब वो पहाड़ी पर गुम हो गया था। मम्मा ने गुस्सा किया, तुम ये सब कैसे कह सकते हो, तुमने अपने भाई होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। ज़ियाओजी गुस्सा हुआ और पूछा, मैंने फ़र्ज़ अदा नहीं किया या आपने। इतने में चेरी वहाँ भागती हुई आई और हल्का सा दरवाज़ा खुला था। वहाँ से चेरी ने ज़ियाओजी को लड़ते देखा। वो कह रहा था कि मैं इस दुनिया में आपकी वजह से ज़रूर आया हूँ। मैं जानता हूँ आपने मुझे जन्म दिया है लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी आपके मुताबिक गुजारूँ। मैं अपनी पहचान अलग बनाऊंगा। चेरी ज़ियाओजी की बिगड़ती हालत देख रही थी। ये देखते ही वो अंदर आई और ज़ियाओजी को आवाज़ दी। चेरी की आवाज़ सुनते ही ज़ियाओजी की आंखों में आंसू आ गए और वो घर के अंदर आते हुए कहने लग गई कि मेरी फैमिली डिनर करने लगी है, क्या तुम आओगे मेरे साथ। तो जानते हो मुझसे हॉटपॉट अकेले नहीं खाया जाता, क्या तुम मेरी मदद करोगे, हम दोनों मिलकर ये सब ख़त्म कर पाएंगे। चेरी की बातें सुनकर ज़ियाओजी रोता रहा। ज़ियाओजी के हाथ में चाकू पकड़ा था जो उसने ज़मीन पर गिराया तो चेरी ने फ़ौरन आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। चेरी ज़ियाओजी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले आई। ज़ियाओजी की मम्मा ने घर में गुस्सा किया। वहीं दूसरी तरफ चेरी ने ज़ियाओजी को अपने कमरे में ले जाकर रिलैक्स किया। फिर चेरी उसके ज़ख्म के लिए दवाई लेने जा रही थी। चेरी ने ज़ियाओजी से बातें की ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही चेरी का सांस फूल रहा था। वहाँ ज़ियाओजी अंदर चेरी के कमरे में अकेला बैठा था। उसकी नज़र चेरी की डायरी पर पड़ी जिस पर उसने सब कुछ लिखा हुआ था। डायरी पढ़ते हुए ज़ियाओजी रोने लग गया और यहीं एपिसोड 12 ख़त्म हुई।